वादी के इलाके में भारतीय फौजी निहत्थे कश्मीरियों के घरों को आग लगा रहे थे, औरतों की बेहुरमती कर रहे थे और बच्चों बूढ़ों को बेदरीग कत्ल कर रहे थे। हमें खबर मिलती कि फौजी किसी गांव को नजर आतिश कर रहे हैं तो हम किसी न किसी तरह वहां पहुंचकर उन पर फायरिंग खोल देते और जितने भारतीय फौजी मार सकते थे मार डालते। मगर हम हर गाँव में नहीं पहुंच सकते थे। दूसरे गाँव में कश्मीरी हुर्रियत परस्त जरूर मुकाबला करते, लेकिन भारतीय तैयारे आकर उन पर बमबारी शुरू कर देते। वादी में सिख रेजिमेंट के साथ एक रेजिमेंट डोगरों की भी थी। हम उनके रेजिमेंटल हेडक्वार्टर में कमांडो ऑपरेशन करके उन्हें काफी नुकसान पहुंचाते, लेकिन हमारी कोई बाकायदा तरबियत याफ्ता जदीद असलहे से लैस फौज नहीं थी। हम भारतीयों के छीने हुए असलहे से लड़ रहे थे। हमारा इन्हिसार ज्यादातर गोरीला और कमांडो एक्शन पर था, जबकि इंडियन आर्मी के पास बख्तरबंद गाड़ियां, बमबार तैयारों के अलावा टैंक भी थे। इंडियन आर्मी के रेजिमेंटल हेडक्वार्टर का एक कंपनी कमांडर सूबेदार दुर्गादास तमाम मुसलमानों और खास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों का जानी दुश्मन था। वो अपनी रेजिमेंट में मुसलमानों का कसाई मशहूर था। वो फौज से रिटायर हो चुका था, मगर उसकी इस्लाम दुश्मनी और कश्मीरी मुसलमानों से नफरत के बायस उसे फौज में दोबारा भर्ती करके कश्मीर के महाज पर सिर्फ इसलिए भेज दिया गया था कि वो जीप भर कर कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम करें। उसके बारे में ये मशहूर था कि वो जब तक दिन में 10-12 मुसलमान कश्मीरियों के खून से अपने हाथ न रंग ले, वो चौकी पर बैठकर खाना नहीं खाता। वो कट्टर और इंतहाई मुतास्सिब हिंदू था। बारामूला और वादी के दूसरे देहात को इसी बेरहम मुतास्सिब हिंदू सूबेदार दुर्गादास की क़यादत में उसकी कंपनी कश्मीरियों का कत्लेआम करके उनके घरों को आग लगा रही थी। हुर्रियत परस्तों और हमारे कमांडोज ने इस मुस्लिम कुश पसाई को हलाक करने के लिए कई बार कोशिश की थी, मगर वो हर बार बच निकलता था। दूसरे, उसके गिर्द सिक्योरिटी बेहद सख्त होती थी। जंग सितंबर की शिकस्त के बाद सूबेदार दुर्गादास के जुल्म सितम में इजाफा हो गया था। एक रोज हमारी खुफिया मीटिंग हुई जिसमें फैसला किया गया कि इस मुस्लिम कुश काफिर को जहन्नम वासिल किया जाए। अभी हम प्लान तैयार कर रहे थे कि हमें इत्तला मिली कि सूबेदार दुर्गादास ने अपनी डोगरा कंपनी के साथ श्रीनगर से 15 मील दूर कश्मीरियों के एक गांव पर हमला करके गांव को नजर आतिश कर दिया है और एक मस्जिद को भी आग लगा दी है। हम वहां पहुंचे तो गांव के सारे मकान जलकर राख हो चुके थे। जगह जगह मुसलमान कश्मीरियों की लाशें पड़ी थीं, जिनमें बच्चे, औरतें और बूढ़े कश्मीरियों की लाशें भी थीं। मस्जिद आधी से ज्यादा जलकर शहीद हो चुकी थी। हमारी आंखों में खून उतर आया। मैंने कमांडो शिरवान से कहा, सर, मैं इस शहीद मस्जिद की हुर्मत की कसम खाता हूँ कि जब तक सूबेदार दुर्गादास को हलाक नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। कमांडो शिरवान ने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। कमांडो औरंगजेब भी हमारे साथ था। हम अपनी खुफिया कमीनगाह में आ गए। हमने उसी वक्त अपने खास आदमी को रेजिमेंटल हेडक्वार्टर ये पता करने के लिए भेजा कि वो ये मालूम करे कि सूबेदार दुर्गादास उस रात को जिस बैरक में सोता है उसका महल वकू क्या है। हमारा आदमी उसी वक्त रवाना हो गया। उससे 2 घंटे बाद आकर हमें इत्तला की कि सूबेदार दुर्गादास हुर्रियत परस्त मुजाहिदों से एक झड़प में जख्मी हो गया है। उसके शाने में गोली लगी है और उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके शहर अमृतसर भेज दिया गया है। ये भी मालूम हुआ कि उसे सुबह सुबह इंडियन मेडिकल कोर का एक हेलीकॉप्टर अमृतसर ले गया। कमांडो शेरवान ने मेरी तरफ देखा और बोला, अब तुम्हारा क्या फैसला है? मैंने कहा, कमांडर, मैंने अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर कसम खाई है कि जब तक इस दरिंदा सिफत मुतासिब सूबेदार दुर्गादास से सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों के खून का बदला न ले लूं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए मुझे इजाजत दे दी जाए कि मैं अमृतसर जाके मुसलमानों के इस अजली दुश्मन से अपने मुसलमान भाइयों के खून का बदला चुका दूं। कमांडो शेरवान ने कमांडो औरंगजेब की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मैं चाहता हूं तुम भी उसके साथ जाओ। मैंने फौरन कहा, कमांडो शेरवान, मैं इस मुहिम पर अकेला ही जाना पसंद करूंगा। और फिर कमांडो औरंगजेब की यहाँ भी जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि ये कश्मीर का महाज छोड़कर मेरे साथ अमृतसर जाए। दुर्गादास, इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। सिर्फ मुझे उसकी तस्वीर अगर कहीं से मिल जाए तो दिखा दी जाए। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि कश्मीर में हमारे आदमी जगह जगह आजादी कश्मीर की कॉज के लिए काम कर रहे थे। हुर्रियत परस्त और कश्मीरी कमांडो अगर इंडियन आर्मी की तोपों और बमबार तैयारों के खिलाफ बरसरे पैकार थे तो हमारे जासूस दुश्मन के पेट में घुसकर अपनी जान हथेली पर रखकर हमें उनकी पल पल की खबरें ला कर दे रहे थे। कमांडो शेरवान ने एक आदमी की ड्यूटी लगा दी कि वो जैसे भी मुमकिन हो सूबेदार दुर्गादास की एक तस्वीर मुहैया कर दे। उस आदमी ने 2 दिन लगा दिए। तीसरे दिन शाम को वो सूबेदार दुर्गादास की पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर ले आया। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी और किसी फौजी महकमे के रजिस्टर या फाइल से फाड़ कर उतारी गई थी। मैंने तस्वीर को गौर से देखा। ये सूबेदार की वर्दी वाले पुख्ता उम्र के आदमी की तस्वीर थी, जिसकी राजपूतों जैसी बड़ी बड़ी मूछें थी, दाढ़ी सफा चट थी, चेहरा भरा भरा था, आंखों से संगदिली और बेरहमी टपक रही थी। मैंने तस्वीर अपने पास रख ली और कमांडो शेरवान से कहा, मैं आज रात को ही अमृतसर रवाना होना चाहता हूँ। मुसलमानों का ये जल्लाद और सैकड़ों बेगुनाह कश्मीरी मुसलमान बच्चों, बूढ़ों और औरतों का कातिल अमृतसर में जहाँ कहीं भी होगा, मैं अपने हाथ से इसको ज़िबाह करके आऊंगा। डोगरा रेजिमेंटल हेडक्वार्टर से सूबेदार दुर्गादास के घर का सिर्फ इतना ही एड्रेस मिल सका था कि अमृतसर के बाजार माई सेवा की एक गली में उसका आबाई मकान है। कमांडो औरंगजेब ने कहा, सूबेदार दुर्गादास जख्मी है और अभी तक वो फौजी सर्विस में ही है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अमृतसर में वो जरूर फौजी या सिविल अस्पताल में होगा। मैंने कहा, ये और भी अच्छी बात है, इसे तलाश करने में मुझे आसानी होगी। अमृतसर मेरे लिए कोई नया शहर नहीं है, मैं इस शहर की एक एक गली से वाकिफ हूँ। इस्लाम के इस अजली दुश्मन और कश्मीरी मुसलमान के कातिल नंबर 1 को हलाक करने और उससे बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों के खून का बदला लेने का अज़्म और इरादा देखकर कमांडो शेरवान ने मुझे उस ऑपरेशन पर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही कहा, तुम हमारे बड़े कीमती कमांडो हो, तुम सिर्फ एक आदमी को हलाक करने का मिशन लेकर आए हो, जो तुम्हारे जैसे तजुर्बाकार और बेमिसाल कमांडो के लिए एक मामूली मिशन है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा है, इसलिए तुम्हारी फिक्र रहेगी। अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद जितनी जल्दी वापस आ सको, वापस हमारे पास आ जाना, जहां हमें तुम्हारी जरूरत है। मैंने कहा, ऐसा ही होगा कमांडर। उसने कहा, अमृतसर में जाते ही तुम अपने मुजाहिद जहांगीर से राब्ता कायम करना और अगर कोई मसला दरपेश हो तो मुझे वायरलेस पर खबर करना। सितंबर का महीना गुजर चुका था, अक्टूबर के महीने का खुशगवार मौसम शुरू हो गया था। धूप में वो तेजी बाकी नहीं रही थी और रातों को खुनकी होने लगी थी। मैंने औरंगजेब की एक भूरे रंग की पुरानी जैकेट पहन ली थी, पतलून मैंने अपनी पुरानी ही पहनी हुई थी। हम नया लिबास कभी कभार ही पहनते थे, अक्सर पुरानी जैकेटें और पतलूनें पहनते थे ताकि खामखा किसी को हम पर नजर न पड़े। मैंने जहरीली सुइयों वाला बॉल पॉइंट पिस्तौल और कुछ इंडियन करेंसी अपने पास रख ली थी। जहरीली बॉल पॉइंट मैंने जैकेट की अंदरूनी जेब में रखी थी। मुझे मालूम था कि मुझे रात के वक्त किस तरह से निकलना है और किस जगह बड़ी सड़क पर पहुंचकर जम्मू जाने वाली बस पकड़नी है। शुरू रात में ही मैं कमांडो शेरवान और कमांडो औरंगजेब से रुखसत होकर खुफिया कमिंगाह से निकल गया। रात के अंधेरे में घाटियों और खड्डों में से गुजरता बड़ी सड़क पर पहुंचा, वहां से लारी पकड़ी और जम्मू की तरफ रवाना हो गया। जम्मू से रेलगाड़ी में सफर करने के बजाय लारी में सवार होकर जालिंदर आया। जालिंदर से ट्रेन पकड़ी और अमृतसर पहुंच गया। मेरी दाढ़ी और मूछें काफी बड़ी हुई थी। मूछें मैंने होंठों के ऊपर से तुरछवा ली थी। दाढ़ी और सर के बालों को मैंने गर्दन पर खुला छोड़ दिया था ताकि अगर किसी वक्त जरूरत पड़ जाए तो फौरन सिख बन जाऊं। मैं इस हुलिया में हिप्पी नौजवान लगता था। मैं अमृतसर दिन ढल रहा था जब पहुंचा। अपने आदमी जहांगीर की दुकान पर जाने के लिए मुझे शाम का अंधेरा फैल जाने का इंतजार था। चुनाचे मैंने अमृतसर के सीढ़ियों वाले रेलवे पुल के करीब एक हिंदू के चाय की दुकान में चाय मंगवा कर पी। दुकान में कुछ हिंदू और 2-3 सिख बैठे बातें कर रहे थे। वो जंग सितंबर की बातें कर रहे थे। उनकी बातों से साफ जाहिर होता था कि उन्हें इस बात का शदीद एहसास है कि इस जंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है और भारतीय हुकूमत ने अपने अवाम से असल हकायक छुपाए हैं। एक सिख ने कहा कि महाराज, अगर लाहौर की ओमली बस हमारे फौजी अमृतसर ले आए थे तो लाहौर पर कब्जा क्यों नहीं किया? दूसरा सिख बोला, हमारी फौज बुजदिल निकली है, वरना पाकिस्तान कभी खेमकरन पर कब्जा नहीं कर सकता था। मेरी चाची खेमकरन से भागकर अमृतसर आ गए हैं। उन्होंने खुद पाकिस्तानी फौज को खेमकरन में दाखिल होते देखा था। एक हिंदू बोला, महाराज, हम उस वक्त उसी दुकान पर थे जब हमारे फौजियों की लाशों से भरे हुए ट्रक उधर से गुजरे थे। दूसरा हिंदू कहने लगा, महाराज, इतनी ज्यादा फौज के साथ भी हम लाहौर के एक महल्ले पर कब्जा नहीं कर सके। ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। हम तो अपना कारोबार अमृतसर से जालिंदर ले जा रहे हैं। सिख ने उसे गुस्सीली आवाज में कहा, लाला जी, तुम बुजदिल हो, सिख फौजी बुजदिल नहीं है। हमारी सिख फौज को तुम्हारे हिंदू जर्नैलों ने मरवाया है। वहाँ गर्मी सर्दी होने लगी तो दुकान के मालिक ने बीच में पड़कर मामला खत्म कर दिया। जब बाहर शाम का अंधेरा फैल गया और दुकान की बत्तियां रोशन हो गईं, तो मैं दुकान से निकल आया और जहांगीर की दुकान की तरफ चलने लगा। वो अपनी ही दुकान पर था। मैंने उस दुकान में दाखिल होकर काउंटर पर रखी हुई हिंदी की, अंग्रेजी टेक्स्ट बुक और गुरमुखी की किताबों पर नजरें झुकाए खड़े देखा। मुझे उस दुकान में दाखिल होकर काउंटर पर रखी हुई टेक्स्ट बुक और गुरमुखी की किताबों पर नजरें झुकाए खड़े देखा तो मेरे करीब आ गया। दुकान में एक हिंदू अपने बच्चे के साथ किताबें देख रहा था। जहांगीर ने मुझे वहाँ की हिंदी, गुरमुखी, आमेज पंजाबी में पूछा कि मुझे कौन सी किताब चाहिए। मैं भी वहाँ की गुरमुखी और हिंदी, आमेज पंजाबी में ही बात कर रहा था। चूंकि अब मुझे हिंदी गुरमुखी के वो अल्फाज याद करने पड़ते हैं, इसलिए अपनी दास्तान बयान करते हुए उर्दू जबान में ही मुकालमे लिखूंगा। मैंने एक किताब उठाकर कहा कि मुझे ऐसी 2 किताबें चाहिए। जहांगीर ने कहा, आप जहाँ ठहरे, मैं दूसरी किताब लेकर आता हूँ। ये कहकर वो अपनी गद्दी की तरफ चल दिया। वहां से वो इसी तरह की एक किताब और उठा लाया और मेरे आगे रख दी। ये लीजिए, कीमत इसके अंदर लिखी हुई है। मैंने वर्क उलट कर देखा। अंदर कागज के टुकड़े पर लिखा था कि सिनेमा की गैलरी में पहुंच जाओ। मैंने किताब वहीं रहने दी, कागज का टुकड़ा उठा लिया और दुकान से बाहर निकलकर सीधा उसी सड़क पर कुछ दूर जाकर जो सिनेमा हाउस था वहां चला गया। पहला शो शुरू होने वाला था। मैंने गैलरी का टिकट लिया और गैलरी में आकर बैठ गया। जहांगीर इंटरवल के बाद दुकान बंद करके आया। मैंने उसे सारी बात बताई। कहने लगा, मैं अभी घर जाता हूँ, तुम फिल्म खत्म होने के बाद आ जाना। फिल्म 9 बजे रात खत्म हुई। जहांगीर के घर का मुझे पता था। मैं उसके घर आ गया। उसने खुद ही चावल और सब्जी वगैरह पकाई हुई थी। हमने मिलकर खाना खाया, फिर चाय पी और बातें करने लगे।
कहने लगा, अगर तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए और सूबेदार दुर्गादास को तुमने हलाक कर दिया तो इधर से सीधा वापस जम्मू श्रीनगर की तरफ निकल जाना, इस तरफ मत आना। मैंने कहा, मैंने ये बात पहले ही सोच रखी है। उसने कहा, अगर तुम्हारे बयान के मुताबिक सूबेदार दुर्गादास जख्मी हो गया था तो वो सिविल अस्पताल में होगा, तुम्हें पहले अस्पताल में जाकर देखना चाहिए। मैंने कहा, मैं पहले उसके मोहल्ले से पता करता हूँ, बाजार माई सेवा की सारी गलियों से मैं वाकिफ हूँ। वो बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। दूसरे रोज मैं दिन निकलने के थोड़ी देर बाद बाजार माई सेवा की तरफ चल पड़ा। जिन लोगों ने अमृतसर देखा हुआ है या जो अमृतसर के रहने वाले हैं उन्हें मालूम होगा कि बाजार माई सेवा शहर के अंदर गुंजान इलाके में श्री दरबार साहब के करीब वाक़ है और ये सारा इलाका हिंदू सिखों का है, जहाँ पाकिस्तान के क़याम से पहले भी शायद ही किसी मुसलमान का मकान हो। यह हिंदू सिख अक्सरियत का इलाका था। हम मुजेठिया से जब अमृतसर आते थे तो दरबार साहब को देखने जरूर जाते, और जब मैं अमृतसर के स्कूल में पढ़ता था तो मेरा एक सिख क्लास फेलो बाजार माई सेवा में रहा करता था, जिसके घर में गुड्डियां उड़ाने जाया करता था। अब यह बाजार ज्यादा गुंजान और गंदा हो गया था। दुकानों के थड़ों पर भी दुकानें खुल गई थी। ज्यादा दुकानें सिखों की थी। हिंदू सिख लोग सुबह दुकान बड़ी जल्दी खोल लेते हैं। जहाँ ज्यादा दुकानें मुनियारी की थी। किताबों और कॉपियों की दुकानें भी थीं। एक दुकान पर सिखों की कृपानें और तलवारें लटक रही थीं। एक बूढ़ा हिंदू पिंसारी दुकान पर खड़ा खरल में कुछ रगड़ रहा था। मैंने उसे जाते ही नमस्कार किया और कहा, महाराज, मुझे सूबेदार दुर्गादास जी को मिलना है। उसका मकान कहाँ है? मैं जम्मू से आया हूँ। हिंदू पिंसारी ने कहा, सूबेदार का मकान 3 गलियां छोड़कर छोटी गली में पहला मकान है, मगर वो अमृतसर में नहीं है, सुना है कहीं बाहर चला गया है। तुम उसके मकान पर जाकर पता कर लो, वहाँ उसका बेटा कालीदास रह रहा है। मैं उस गली में आ गया जहाँ पहला मकान मुझे सूबेदार दुर्गादास का बताया गया था। मकानों में फंसा हुआ 3-4 मंजिला बोसीदा मकान था, जिसके थड़े के बाहर एक बकरी बंधी हुई थी। दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी बजाई। ऊपर से एक औरत ने झांक कर पूछा कि किससे मिलना है। मैंने हाथ बांध कर कहा, बहन जी, जरा कालीदास जी को नीचे भेजना, मैं जम्मू से आया हूँ। थोड़ी देर बाद एक पिलपिले बदन वाला जर्द रू नौजवान सीढ़ियां उतर कर मेरे सामने आ गया। उसने धोती पहनी हुई थी, बदन पर सिर्फ एक परना लपेटा हुआ था। मैंने कहा, महाराज जी, मैं जम्मू से आया हूँ, मेरा नाम कुलदीप चंद है। सूबेदार जी के नाम उनके एक फौजी दोस्त का पैगाम लाया हूँ। सूबेदार जी घर पर हों तो उनसे मिला दीजिए। ये नौजवान कालीदास ही था। कहने लगा, महाराज, पिताजी तो लुधियाने कौशल्या बहन के पास चले गए हैं। मैंने एक सेकंड के लिए कुछ सोच कर कहा, कोई बात नहीं, मुझे जहाँ से आगे अम्बाले ही जाना है। मैं रास्ते में लुधियाने उतर कर सूबेदार जी से मिल लूंगा। मुझे उनका लुधियाने का पता लिख दीजिए। कालीदास बोला, अभी लिख कर लाता हूँ। वो ऊपर गया। ऊपर किसी कागज पर लुधियाने का एड्रेस लिख कर लाया। मुझे कागज का पुर्जा देते हुए बोला, कौशल्या बहन हमारी छोटी बहन है। उसका घर लुधियाने के चौड़े बाजार में है। वहाँ किसी से अमृतलाल बिजली वाले का घर पूछ लेना। कौशल्या बहन का खामद बिजली के दफ्तर में इलेक्ट्रिशियन है। मैंने पता भी कागज पर लिख लिया है। बड़ी कृपा है आपकी। राम राम। मैं वापस मुड़ा तो कालीदास ने कहा कि कोई चाय पानी नहीं पिया। मैंने कहा, बड़ी कृपा है जी, और मैं गली से निकलकर बाजार माई सेवा में आ गया और वहां से वापस जहांगीर की दुकान पर जाकर उसे सारी बात बताई। उस वक्त दुकान में और कोई नहीं था। वो कहने लगा, लुधियाने में हमारा एक आदमी मौजूद है, तुम उससे जाकर मिलो और सूबेदार दुर्गादास का सुराग लगाओ और उसे ठिकाने लगाने के बाद वहीं से जम्मू की तरफ निकल जाना। जहांगीर ने मुझे लुधियाने में अपने मुजाहिद का नाम पता बता दिया। मैं उसी दिन ट्रेन के जरिए लुधियाने रवाना हो गया। लुधियाने पहुंचकर मैं सीधा अपने आदमी बाबूराम फोटोग्राफर की दुकान पर गया। जहांगीर ने किसी तरीके से उसे मेरे आने की इत्तला कर दी थी। मेरा हुलिया भी बता दिया था। इसके बावजूद मुझे एक कोड लफ्ज भी दिया गया था। मैंने देखा कि फोटोग्राफी की एक छोटी सी दुकान में एक दरमियानी उम्र का आदमी खद्दर का कुर्ता, खद्दर का पाजामा और नेहरू वास्कट पहने एक फोटो को फ्रेम में जड़ रहा है। एक औरत उसके पास खड़ी थी। मैं दुकान में दाखिल हुआ तो उसने मुझ पर निगाह डाली। वो मुझे पहचान गया था। तस्वीर फ्रेम में लगाकर उसने औरत को कहा, ये लो बहन जी, अब ये अपनी जगह पर फिट हो गई है। हिंदू औरत तस्वीर लेकर दुकान से चली गई तो बाबूराम ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, क्या चाहिए महाशय जी? मैंने कोड लफ्ज बोला तो उसने आहिस्ता से कहा, अंदर स्टूडियो में चलो, अभी फोटो खींच देता हूँ। दुकान के पीछे एक छोटा सा स्टूडियो बना हुआ था जहाँ 3 पांव वाला एक कैमरा और सामने दीवार पर सीनरी वाला पर्दा लगा हुआ था। पर्दे के आगे लकड़ी की मुनक्कश कुर्सी रखी हुई थी जहाँ हमारा आदमी ग्राहकों के फोटो बनाता था। सामने दीवार के साथ बेंच बिछा हुआ था। मैं बेंच पर बैठ गया। इतने में अपना आदमी, जिसका नाम मैंने बाबूराम बताया है, आ गया। कहने लगा, जहांगीर ने मुझे सब बता दिया हुआ है। तुम जिस मुस्लिम कुश काफिर की तलाश में जहाँ आए हो वो लुधियाने में नहीं है। मैंने पूछा, फिर वो कहाँ है? बाबूराम बोला, उसको जान का धड़का लगा है। उसे पता चल गया है कि कश्मीरी मुजाहिद उससे कश्मीरी मुसलमानों के खून का बदला लेने उसके पीछे लगे हुए हैं और वो किसी जगह भी कत्ल हो सकता है। फौज से वो एक बार फिर सुबहदोश कर दिया गया है। वो जख्मी हो गया था। यहाँ और अमृतसर में उसका इलाज
राज होता रहा। जहां तुम्हारे आने से एक दिन पहले हमारे एक हुर्रियत परस्त ने उस पर हमला किया था, मगर वो जान बचाने में कामयाब हो गया। अब वो लुधियाने से भी फरार होकर किसी नामालूम मकाम पर चला गया है। मैंने पूछा, क्या ये मालूम हो सकता है कि वो किस शहर में है और कहाँ छुपा हुआ है? कोई दूसरा हुर्रियत परस्त उसे ठिकाने लगाने में कामयाब हो या ना हो, लेकिन मैं उसे हर हालत में कत्ल करके उसे हजारों बेगुनाह निहत्ते कश्मीरियों के खून का बदला लेना चाहता हूँ। बाबूराम ने कदर तौक़ुफ़ के बाद कहा, ये मालूम करना पड़ेगा, मुझे कम से कम आज के दिन और रात की मोहलत दे दो, मेरे आदमी ये सीक्रेट मालूम कर लेंगे। बाबूराम अपनी दुकान के ऊपर ही एक चौबारे में रहता था। मैंने भी वहीं रात गुजारी। बाबूराम ने उसी वक्त अपने जासूस सूबेदार दुर्गादास का अता पता मालूम करने के वास्ते रवाना कर दिए थे।